स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लास। ये चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका पार्ट नंबर 9 है। एनसीईआरटी पर्सन चलेगा। इससे पहले मैं आपको 8 पार्ट करा चुकी हूँ, आप जरूर कर लेना। अब ये एनसीईआरटी पर्सन है, पेज नंबर 24 पे आपको एक पर्सन मिल जाएगा। पहला पर्सन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आपने देखा होगा पीतल के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, तो इन बर्तनों में हमें दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। उसका क्या कारण है, तो अब इसके आंसर में लिखेंगे हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं ना, जैसे कि पीतल है उसमें हमने अम्ल डाल दिया, दही डाल दी, तो उससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बना लेते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं, हानिकारक यौगिक, जिसके कारण बस ये खाने योग्य नहीं रहते। अगर हम इन्हें खाएंगे तो फिर हमारी हेल्थ मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा। इस वजह से जब हम इनमें हानिकारक यौगिक बना लेते हैं तो इसके कारण बस ये खाने योग्य नहीं रहते। ये बर्तन अम्ल से अभिक्रिया करने के कारण संसाधित भी होते हैं। संसाधित मतलब जब उनसे अभिक्रिया करने से तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस वजह से हमें इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में कभी भी हमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब उसमें रखते हैं तो अम्ल से अभिक्रिया करके कैसे यौगिक बना लेते हैं, हानिकारक, जिससे खाने योग्य नहीं रहते। इस कारणवश और ये संसारित भी हो जाते हैं। इस कारणवश हमें इनमें कभी भी दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने के कारण बस कौन सी गैस निकलती है। उदाहरण द्वारा समझाइए। ये पूछना चाह रहा है धातु की अभिक्रिया जब हम अम्ल से करते हैं। देखो उदाहरण द्वारा देंगे, उदाहरण दे देंगे पहले नीचे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर देखो धातु क्या होती है, Na, अम्ल क्या होता है, HCl। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करेंगे, Na क्या है, धातु, HCl क्या है, अम्ल, तो देखो कौन सी गैस निकलेगी, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखो जब Na के साथ Cl अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaCl। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं निकलता, इस वजह से हमें इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हम देखें यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे एक ही Cl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। देखो 2 Na 2 Cl, तो हम यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। 2 ही Na हो गया, 2 ही Cl हो गया, और दोनों हाइड्रोजन हो गए अलग। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था हमसे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर, अम्ल के साथ कराने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये इसका उदाहरण है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो कोई भी धातु यौगिक हो सकता है, मतलब धातु है और धातु के साथ किसी की अभिक्रिया हुई है तो धातु का यौगिक बना हुआ है। तो जब इसकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस मतलब इस अभिक्रिया से कोई उत्पन्न गैस होगी जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि इससे उत्पन्न यौगिक में से एक तो कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब कुछ अभिक्रिया हुई है, यहाँ पे उसने कहा है उससे उत्पन्न एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2। उससे उत्पन्न यौगिक एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण करनी है। हमें केवल इसका पता है, लेकिन हमें एक ये चीज पता है, जो A है ना, यहाँ पे A है, क्या है ये, धातु यौगिक, क्या है, धातु यौगिक है, कोई धातु यौगिक A है। अब जब इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बुदबुदाहट होती है और एक गैस उत्पन्न होती है, जलती हुई मोमबत्ती को जला देती है। आपको याद रखना है, जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझाती है उस गैस का नाम क्या होता है, CO2, ठीक है। और उसने कहा है उससे उत्पन्न यौगिक एक ये है, तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी, ये हमें करना है। हमें पता करना है A क्या है। अब आप ये देखो, उत्पाद में क्या बनना है, कैल्शियम, तो यहाँ अभिकारक में भी क्या होगा, कैल्शियम। क्लोरीन तो यहाँ से मिल गया होगा, ये रहा क्लोरीन, ये रहा, तो हमें जो भी यहाँ पे लेना है, यहाँ कैल्शियम आया है तो हमें उधर कैल्शियम ही लेना है। तो धातु यौगिक क्या है वो, CaCO3। ये क्या है,
धातु यौगिक CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? HCl से करा रहे हैं। वो भी कौन से HCl? तनु HCl से। तो क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl2 दो बनना है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2। तनु लिख लेना, तनु। और यहाँ पे कितने मोल लेंगे? इसके 2। ठीक है, कितने मोल ले लिए हमने? इसके 2। तो 2 Cl यहाँ पे आ गई। अब देखो बचा क्या? Ca एक था, वो चला गया। अभी CO3 को हम क्या लिख सकते हैं? CO2। देखो CO3 था, CO3 को हमने क्या लिख लिया? CO2। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन ये दे देगा। क्या बचेगा? जल। इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण ये है। देखो इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? तनु HCl। अभी क्या बनेगा? इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है? ये क्या है? CO2। ये किसको बुझा देती है? जलती हुई मोमबत्ती को। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये क्या है? जल। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पेज नंबर 27 पे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखो जो HCl है वो क्या है? अम्ल। और HNO3 भी क्या है? अम्ल। अब ये पूछ रहा है कि जल में जब इन्हें घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? ये कारण बताना है। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज ऐसा नहीं करते, मतलब ये दोनों नहीं करते और ये दोनों करते हैं। ये पर्सन ये है कि जब HCl और HNO3 को जब हम जल में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं? अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं ये दोनों तो। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज ऐसा नहीं करते। क्यों? आंसर है देखो इसका, जो HCl और HNO3 अच्छे क्या होते हैं? ये अम्ल। और मैंने आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। तो हम क्या लिखेंगे? जो HCl है और HNO3 है, इन्हें जल में घोलने के लिए इनके पास उत्सर्जन के लिए कौन से आयन होते हैं? H पॉजिटिव आयन। HCl, HNO3 आदि में उत्सर्जन योग्य, मतलब जब इन्हें पानी में घोलेंगे तो उत्सर्जित कर देंगे। क्या उत्सर्जित कर देंगे? H पॉजिटिव आयन होते हैं। जबकि जब इन्हें जल में घोला जाता है, आप देखो इन्हें हमने किस में घोल दिया? जल में। जल में घोला जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं। जो इनके पास उत्सर्जन के लिए H पॉजिटिव आयन थे ना, जब इन्हें जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये अलग हो जाएंगे। तो H पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं। इस कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित? ये क्योंकि जल में घोलने पर ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज में उत्सर्जन योग्य H पॉजिटिव आयन नहीं होते। जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ना, तो इनमें मतलब उत्सर्जन के लिए H पॉजिटिव आयन नहीं होते। तो जब इन्हें जल में घोलेंगे ना तो H पॉजिटिव आयन देंगे और ना ही अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अब ये पूछ रहा है जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो वो विद्युत का चालन क्यों करता है? अब देखो क्यों करता है। अम्ल का सूत्र क्या है हमारे पास? HCl। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाता है। देखो ये तो टूट जाएगा इस तरीके से Cl निगेटिव, और ये H कहां चला जाएगा? H पॉजिटिव। देखो HCl कैसे होगा? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इस प्रकार ही तो होगा। Cl निगेटिव तो ये आ गया। अब ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इसके H कितने थे? 2, तो कितने H हो जाएंगे? H3O। और कैसा साइन आ जाएगा इसके ऊपर? प्लस, तो H3O पॉजिटिव। और जो ये आयन होते हैं ना, ये ही विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि अम्ल लिख लो, चूंकि अम्ल को जल में घोलने पर ये आयनों में टूट जाते हैं, ये आयन ही विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी हैं। ये आयन ही विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी
होते